हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक जो हम कर रहे थे, ग्रामीण और शहरी प्रशासन। इसमें हमने ग्रामीण प्रशासन के बारे में जाना, जिसमें हमने कुल 3 स्तरों को जाना था। ये 3 स्तर थे: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके बाद हम आज करेंगे इनके आय के स्रोत और नगरीय स्वशासन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हम इनके कार्य और मुख्य अंतरों को भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है। तो विभिन्न प्रकार के कर मिलते हैं, जैसे कि भवन कर, वाहन पे लगने वाला कर, क्रय विक्रय मतलब खरीद और बेच पे जो कर लगता है, मेले और हाट बाज़ारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड राशि, ये सब ग्राम पंचायत का आय का स्रोत होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कोई 4 ऑप्शन देके कौन सा ग्राम पंचायत का स्रोत नहीं है, तो आप बता सकते हैं। तो इसलिए इन्हें याद रखना ज़रूरी है और ये बहुत इजी भी है। अब देखते हैं पंचायत समिति का आय का स्रोत क्या है। तो स्थानीय कर और शुल्क से प्राप्त आय, जो स्थानीय लोग कर देते हैं वो, और जो शुल्क लगता है उससे जो आय होती है, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले और हाट बाजार से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी लोग जो कर चुकाते हैं उससे, व्यवसाय और उद्योग पर लगाए गए कर से प्राप्त आय पंचायत समिति के आय का स्रोत होती है। अब देखना है जिला परिषद के आय के स्रोत क्या हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, पंचायत समिति से की गई वसूली, राजस्व से प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी और गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा किए गए अनुदान आदि जिला परिषद की आय के स्रोत होते हैं। तो अब हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में, उनके अंतर, उनके कार्य और उनकी आय के स्रोत को जान लिया है। अब देखते हैं ग्राम सभा क्या है। अब बात करते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो है, हमने पंचायत स्तर की बात करी, उनमें सबसे आधारभूत जो सबसे बेसिक है वो होती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में जो एक राजस्व, जो एक गांव होता है वो पूरा ग्राम सभा में आता है। तो जो प्रत्येक ग्राम के मतलब हर एक गांव के रहने वाले जो लोग हैं वो ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। तो जो गांव में रहने वाला मतदाता है वो ग्राम सभा का सदस्य होगा ही। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन देके। तो ग्राम सभा इसका सही आंसर होगा। इसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम सभा की बैठक कितने समय में बुलाई जानी चाहिए। तो 3 माह इसका एक नियत समय रखा गया है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक होती है। साल में 12 महीने होते हैं, इस प्रकार से 4 बैठक होनी तय होती है। तो इसे 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये इम्पॉर्टेंट तिथियां जो है, इन पर इसको तय किया गया है कि ग्राम सभा की बैठक होगी। और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठक आयोजित कर सकता है। तो हमने जान लिया ग्राम सभा के बारे में। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो ये कि सबसे आधारभूत संस्था है। इसमें गांव में रहने वाला प्रत्येक मतदाता इसका सदस्य होता है। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हर 3 महीने में इसकी बैठक बुलाई जाने का समय नियत किया गया है, जिसे 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर कुछ तिथियां तय की गई जिस पर ग्राम सभा बुलाई जाती है। इसके अलावा अगर मुखिया चाहे तो इसके अलावा भी वो ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है। अब देखते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न अगर पूछा जाए कि ग्राम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, तो आंसर होगा 2008। और राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान का
पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पे और कब खोला गया था? तो राजस्थान में, जयपुर में, बस्सी में ये ग्राम न्यायालय खोला गया था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो उच्च न्यायालय के परामर्श मतलब कि हाई कोर्ट जो है इन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये था ग्राम न्यायालय। अब तक हमने ग्राम पंचायत के सभी स्तर, उनके कार्य, उनमें प्रमुख अंतर, उनके आय के स्रोत और ग्राम न्यायालय, ग्राम सभा, उन सब के बारे में जान लिया है। अब देखेंगे हम नगरीय स्वशासन क्या होता है। जैसे अभी ये सब बात की थी ग्रामों के बारे में, गाँव के बारे में, अब शहरों में होता है नगरीय स्वशासन। यहाँ पे व्यवस्था थोड़ी अलग होती है, तो इसको भी समझना ज़रूरी है। तो नगरीय स्वशासन समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से शुरुआत की गई है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। सोनू अपने माता पिता के साथ शहर में बुआ जी के घर आई थी, जिनका मकान बनाने का मुहूर्त पूजन था। अभी पूजन खत्म होकर नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ ही हुआ था कि सरकारी गाड़ी में कुछ लोग आए। उन्होंने फूफा जी के मकान के कागजात के साथ साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति के आदेश मांगे। फूफा जी ने फाइल में लगे सारे कागज दिखा दिए और वो लोग संतुष्ट हो गए और मुंह मीठा करके चले गए। रात को जब सभी बैठे तो सोनू ने फूफा जी से पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए थे। तब फूफा जी ने बताया कि ये सरकारी प्रक्रिया है, निर्माण से पहले नगर निगम से स्वीकृति ली जाती है। तो अगर हम जब मकान बनवाते हैं तो उससे पहले नगर निगम से स्वीकृति लेनी पड़ती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का काम है, तो गाँव में करती है ग्राम पंचायत, जिसको हम अभी जान चुके हैं। तब सोनू ने कहा कि फूफा जी मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है, लेकिन नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्या है। तब फूफा जी ने उन्हें बताया कि यह एक नगरीय स्वशासन है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मानदंड अनुसार वार्ड में बांटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। मतलब जिस क्षेत्र की जनसंख्या जितनी अधिक होती है उसके अनुसार यहाँ पर नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका कार्य करते हैं और उनको मिला के वार्ड बनाए जाते हैं। इसका मुखिया महापौर या सभापति होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2018 रीट में पूछा गया था कि महापौर या सभापति क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमें ध्यान से देखना है। और वार्ड से चुने प्रतिनिधि पार्षद होते हैं। ये नगर की सभी सुविधाएं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे तुम्हारे गांव में ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच द्वारा गांव के विकास का कार्य किया जाता है। तो यहाँ फूफा जी ने सोनू को ग्राम पंचायत और नगर स्वशासन का अंतर समझाते हुए उनके कार्य के विभाजन से उसको ये समझाने की कोशिश की। तब सोनू ने कहा जैसे हमारे गांव में सरपंच, वार्ड पंच मिलकर गांव का विकास देखते हैं, तो शहर में ये कौन कौन देखता है और कैसे। तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से यहाँ समझाया गया है ताकि लोगों, छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं। तो शुरुआत में उन्होंने बताया कि शहरी शासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो और सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। तो हमें याद रखना है, जहाँ पे जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो और सालाना आय जो है 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, वो होता है नगर निगम। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम हो, तो ये दूसरा स्तर है, यहाँ पे होता है नगर परिषद। और वो शहर जहाँ पे जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच हो, वो होता है नगर पालिका बोर्ड। तो तीनों स्तर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, इन्हें वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं को भेजती है। तो जनता इन तीनों स्तर के पार्षद को चुनकर भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो अगर पूछे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन चुनते हैं, तो आंसर होगा प्रतिनिधि या पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है महापौर। ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर नगर निगम का पूछा गया तो नगर परिषद का ही पूछा जा सकता है। तो नगर परिषद का होता है अध्यक्ष, उसको सभापति। तो नगर पालिका का जो बोर्ड का अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष। तो महापौर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं।
साथ ही ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उनके अनुसार इन शहरी संस्थाओं में चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। तो अगर पूछा जाए कि महिलाओं के लिए 1/3 जो सीट आरक्षित रखने की व्यवस्था किस संशोधन के तहत हुई, तो वो था 74वां संविधान संशोधन। इसी तरह SC, ST और अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ सके। अब बात करते हैं कि नगरीय प्रशासन का कार्य किस प्रकार होता है। तो ये कार्य 2 तरह से होता है। पहले तो अनिवार्य कार्य है, इनमें होता है शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़क पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था, ये सब कार्य अनिवार्य कार्य हैं। जबकि इनके अलावा कुछ कार्य ऐसा होता है जो संस्था की इच्छा पर निर्भर करता है, ये ऐच्छिक कार्य कहलाते हैं, जैसे कि सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनी का आयोजन, रैन बसेरे की व्यवस्था करना आदि। तो मुख्य रूप से 2 कार्य हैं इम्पॉर्टेंट, पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य। ये चार्ट यहाँ दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनिवार्य कार्य में हमने देख ही लिया है और स्वैच्छिक कार्य है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके बाद सोनू बोली कि कौन सा काम वार्ड में कराया जाता है, ये कैसे पता चलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। तब फूफा जी ने उनको बताया कि जैसे गांव में नुक्कड़ और चौपाल में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर में कुछ महत्वपूर्ण स्थल पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ये स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय या घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा के बाद उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इन कार्यों को संस्था के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और राज्य सरकार से राशि प्राप्त करती हैं, दूसरा ये विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं, और तीसरा ये संस्था अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करती हैं। तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और नगरीय स्वशासन को आय के स्रोत का महत्वपूर्ण साधन है। गांव और शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन का पूर्ण सहयोग दे। तो यहाँ हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसके पहले भाग में हमने मुख्य रूप से देखा था ग्रामीण प्रशासन को, और इस भाग में हमने थोड़ा सा ग्रामीण प्रशासन का जो भाग रह गया था और नगरीय स्वशासन को समझ लिया है। अब देखते हैं इस चैप्टर की कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शब्द है भू राजस्व, जिसका अर्थ होता है वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है। दूसरा सार्वजनिक कर, जो आम जनता से जुड़े कार्य के लिए होता है। तीसरा है पेयजल, मतलब पीने योग्य पानी। तो ये कुछ शब्दावलियाँ दी गई थी, हमने देख ली। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न कि हमने इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। तो चलिए करते हैं एक छोटी सी क्विज़। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, नगरीय स्वशासन की इकाई है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये तीनों ही नगरीय स्वशासन की इकाई हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन हमने इसी पार्ट में देखा कि नगरीय स्वशासन के लिए है, और जो 73वां है वो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होता है। तो इस पे हमने अभी डिटेल चर्चा की ही थी। तो नगर निगम का जो वार्ड होता है उसका जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उसे कहते हैं महापौर। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछा गया था रीट में। तो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इतना डीप चैप्टर तो वो पेपर बनाने वाला भी नहीं करता। अगला प्रश्न है, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सभापति। तो नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये दूसरा स्तर है और इसको कहते हैं सभापति। अब हमें सुमेलन करना है, जिसमें आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया का मिलान इससे कर दीजिए, जिला परिषद का मुखिया, फिर पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी और पंचायत समिति का मुखिया। तो आंसर इस आपके सामने हैं। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आप खुद से देखिएगा, चैप्टर में ढूंढिएगा और दोबारा से इसको कीजिएगा।
अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, इस बुक के 10th चैप्टर के साथ। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।